हेलो गाइस, अभी पॉलिटी के पार्ट टू में पढ़ेंगे हम लोग जो कि नेवी एमआर और एसआर के लिए। पॉलिटी पार्ट टू के अंदर पढ़ेंगे कि संविधान का जो है निर्माण का प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी तो हमने पार्ट वन के अंदर पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जितना भी एक्ट बनाया गया वहां से लेके और उनका अंतिम एक्ट जो रहा वहां तक। फिर भारत अपने स्वतंत्रता की तरफ गया और स्वतंत्रता के बाद भारत को एक चाहिए था देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून। ठीक है, संविधान क्या है? देश को चलाने का एक नियम कानून है ना, या फिर दस्तावेज के तौर पर है जो लिखित है हमारा संविधान। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नियम कानून। हम लोग जानेंगे भी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, दुनिया का सबसे अलिखित संविधान कौन सा है, सबसे छोटा संविधान कौन सा, सब चीज जानेंगे। बट फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि अभी जब जो देश स्वतंत्रता की तरफ गया भारत, तो भारत को चाहिए था, देखो एक गणतंत्र जब देश बन रहा होता है तो वहां पे लिखित तौर पे संविधान की जरूरत होती है। बहुत सारे, अभी तो यूके है जिसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का डंडा बजा रखा था। ठीक है, या फिर अभी मैं बता दूं आपको, जो भारत को भी डेमोक्रेसी का ज्ञान दिया गया। वैसे तो डेमोक्रेसी का जो है ना वर्ड जो उत्पन्न हुआ अमेरिका से हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी चीजें जो आई हैं वो हमारे देश में यूके की वजह से आई है, लेकिन उनका अपना संविधान लिखित नहीं है। तो सब चीजों के बारे में जानेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप नेवी एमआर का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो ए टू जेड स्टडी ऐप ले सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने अभी कम कर दी है। जो 150 में थी हमने 103 रुपये कर दी गई है, और बिना कोड का यूज किए आप 103 रुपये में खरीद सकते हो, जिसके अंदर 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। वीडियो सॉल्यूशन भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी, उसके अंदर पूरे 15 मिलेंगे और 4 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करने ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमने यहाँ पे दे रखा है 7278047787। और नेवी एमआर की बेस्ट मॉक टेस्ट होगी। चाहे आपको नेवी एमआर की कंप्लीट बैच चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, जिसके अंदर साइंस जीके मैथ पढ़ाई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और हमारी जो पेड पीडीएफ आती है वो भी इस बैच के अंदर मिल जाएगी। अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, ना कोई बुक खरीदना पड़ेगा। तो इस बैच को फॉलो करो और प्रिपरेशन करो। अगर पेमेंट करने ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी चलो हम लोग चलते हैं पार्ट टू के अंदर संविधान के ऊपर। ठीक है भाई, संविधान का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 या फिर चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैंने डेफिनेशन आपको नहीं बताया, बट डेफिनेशन जस्ट एक सिंपल से लैंग्वेज में समझो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बस वही है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए नियम और कानून जिसके अंदर होते हैं। या फिर अगर हम लोग किताबी भाषा में जानेंगे तो यूं लिखा होता है किताबों में, संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश या किसी संस्था को या फिर किसी समाज को शपथ संचालित किया जाता है। कुछ इस तरीके से डेफिनेशन लिख दिया जाता है। बट एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है संविधान? अगर रैंडमली कोई पूछ दे तो सिंपल आप कहोगे संविधान क्या है भाई? सिंपल सा चीज है कि संविधान क्या है? कुछ नियमों कानून का संग्रह है जो किसी देश या फिर किसी संस्था या फिर किसी समाज को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशित करता है। डेट इज सिंपल। ठीक है, या फिर डेट इज क्लियर। तो संविधान जो बना वो तो बना तो भारत संविधान क्या बना, किस तरीके से बना, हम आगे बढ़ेंगे। बट संविधान के अंदर क्या क्या होता है? संविधान के अंदर नियम होते हैं। नियम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल कहते हैं हम लोग, अनुच्छेद कहते हैं। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसमें कुछ भाग होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी चीजें। तो हम लोग भाग को, पार्ट को क्या करते हैं, उसी में अनुच्छेदों को वर्गीकृत कर देते हैं। अनुच्छेद का वर्गीकरण कह सकते हो आप। ठीक है, अनुच्छेद का वर्गीकरण। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं हमारे स्टार्टिंग आर्टिकल, अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स में क्या, वो सब पढ़ेंगे एक ही बार, मैं बर्डन नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मान लो जो भी आर्टिकल्स हैं लाइक 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक को हम लोग क्या करेंगे? मैंने ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना के मैंने पार्ट 1 के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर क्या होगा, राज्य और संघों के बारे में डाल दिया। फिर 5 से 11 तक मैंने क्या किया, पार्ट 2 के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से ये चल रहा होगा, पार्ट 1, 2, पार्ट 3। ठीक है, और पार्ट 1 में भी कुछ आर्टिकल्स हैं, पार्ट 2 में कुछ आर्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये चलेंगे। बट उसके पहले एक चीज और जानते हैं, संविधान के अंदर, हमारे संविधान के अंदर क्या होता है? बिल। ठीक है, अब बोलोगे क्या बिल? क्या मतलब? समझ में तो आया नहीं। क्या चूहा जिसके अंदर रहता है वो बिल? नहीं, इसको यूज नहीं लिख सकते हम लोग। बिल को जनरली ना इंग्लिश में ही जानते हैं, जिसका हिंदी होता है विधेयक। और एक टर्मिनोलॉजी और जानोगे, डेट इज एक्ट। आर्टिकल इज डिफरेंट थिंग, एक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, अधिनियम। ओके,
कहीं ना कहीं आर्टिकल ही अधिनियम होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ठीक है, किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं पूछूं अगर एग्जाम में, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ला के पूछ दे आपसे कि बिल और एक्ट में क्या फर्क है, और डाल देगा लाइक ABCD ऐसे कर देगा, लिख देगा उसके अंदर। मान लो कि देखो हम लोग विधेयक को क्या कहते हैं, द प्रपोजल ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ का प्रस्ताव करना। प्रस्ताव जैसे क्या होता है, संसद में किसी भी कानून को प्रस्ताव किया जाता है, लाइक अभी CA के ऊपर जब लाना था बिल, ठीक है, तो अमित शाह क्या कर रहे थे, प्रस्ताव कर रहे थे कि ठीक है CA लाना है, इसके अंदर हम ये करना चाहते हैं, हम प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, प्रपोजल दे रहे हैं संसद के अंदर। ओके, तो वो अभी तक क्या है, एक विधेयक है, अभी वो पास नहीं हुआ। कोई भी विधेयक को ना कानून बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए उसको पहले प्रपोज करना होता है। जब उस पर सहमति मिलेगी, ठीक है, वो पारित हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसको कह सकते हैं हम लोग आफ्टर पासिंग द बिल, आफ्टर पासिंग द बिल इज कॉल्ड एक्ट, ठीक है। बिल जब पास हो गया वो कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, अब उसको फॉलो कराया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जब हम बिल लेके आ गए, विधेयक लेके आ गए तो सरकार का नियम बन गया, कल से चीज हो गया, ऐसा तो रहता तो फिर तो रोज रात में कोई सपना देखता और कोई एक एक नियम बना देता जो गवर्नमेंट में है, सत्ता में है, ऐसा तो नहीं होता। तो सत्ता में आए हो, बिल लेके आए हो, तो उस पर लोगों की सहमति चाहिए। आप पहले प्रपोजल करो, सही है नहीं है, उसके ऊपर बहस चलेगा, चाहे वो जितना दिन चले, साल, 1.5 साल, 2 साल, या फिर किसी का कार्यकाल खत्म हो जाए तब तक चलते रहे, ठीक है। और बाद में अगर वो पास हो जाता है तो वो फिर अधिनियम बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे बिल आपने देखा होगा ना सालों साल तक पास नहीं होते हैं। ओके, CA को लेके कितना मुद्दा बना, क्या क्या बना, खैर वो सभी चीजें, पॉलिटिकल चीजें साइड रखो, हम स्टडी के पर्पज से देख रहे हैं। ये सभी चीजों को आप थोड़ा सा समझोगे कि बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमारी जो संविधान बनी वो कैसे बनी। बोलोगे अच्छे से बनी सर, अच्छे से बनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छे से तो नहीं बनी थी, काफी मशक्कत लगी थी। तो इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। डेट सिंपल सी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं आपको। संविधान सभा का गठन किया गया, फाउंडेशन कही गई 1946 के अंदर। तो ये चीज भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बताओ संविधान सभा का गठन कब किया गया, ठीक है, या फिर संविधान को किस सभा के तहत बनाया गया। उसमें 4 सभाएं डाल दी जाएंगी, तो आप क्या आंसर करना पसंद करोगे। तो सर हमारी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1946 में जब बना था, गठन हुआ था, तो फिर यही इसका आंसर होगा, ठीक है। पूछ दे कैबिनेट मिशन कब बना, 1946, इसका आंसर आपको होना चाहिए। जिसमें 3 लोग थे, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिसका पैथिक लॉरेंस क्या था, अध्यक्ष था, उसमें और भी 2 मेंबर्स थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है, एक अलेक्जेंडर करके नाम था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आपके एग्जाम में उतना डेप्थ में नहीं आना है। अगर आपको मैं SSC के लिए करा रहा होता तो मैं और डिटेल में जाता, इतना तो आने में तीसरे या चौथे पार्ट में यहाँ तक पहुंचते। बट MRSR के सफिशियंट है भाई, इतना चेक पोस्ट का हो, एयरफोर्स हो, ये सभी चीजें अभी के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो इसके तहत बना। अब एक सवाल बन सकता है ना कि टोटल बनने में कितना टाइम लगा भाई, ये भी बन सकता है कि संविधान बनने में टोटल टाइम कितना लगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये सिंपल सा लॉजिक। अब कितना खर्चा आया वो सब नहीं पूछता है, ठीक है। टोटल जो टाइम लगा, यहां पे मैं संविधान निर्माण लिख देता हूं, ठीक है, 2 साल 2 years 11 months एंड 18 days। ओके गाइस, तो एटलीस्ट इतना चीज तो आपको पता होना चाहिए। बनकर रेडी कब हुआ, जो चीज है ये बनकर रेडी कब हुआ भाई, तो ये भी चीज पूछता है आपसे। दोनों में 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। अब ये लागू कब हुआ, इन्फोर्स्ड कब हुआ, ठीक है, जैसे कहते हैं कि लागू कब हुआ, अडॉप्ट कब किया गया। तो अडॉप्ट तो कर लिया गया था इसी दिन, रेडी कह लो या फिर इसको अडॉप्ट कह लो, अडॉप्ट भी इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब लागू करना, डेट इज कानून को इन्फोर्स करना, ठीक है, ये हुआ था 26 जनवरी 1950। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान बना कब, संविधान लागू कब हुआ, संविधान को अडॉप्ट कब किया गया, गोद कब लिया गया। तो बहुत सारे लोग कहते थे ना गोद लेने का मतलब लागू करना, ना भैया ना, गोद लेने का मतलब लागू करना नहीं। अडॉप्ट करने के बारे में पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 करना, और लागू करने के लिए कहेगा तब जाके देश में कब उसका फॉलो किया गया, तो 26 जनवरी 1950। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
और फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे टॉपिक नहीं बनता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चीज़ों के बारे में डिटेल में जाते हैं। देखो कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सुन लो, याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके एग्जाम में उतना डिटेल में नहीं आएगा। जैसे फ्रीडम से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारत बटा हुआ था, तो किन चीजों में बटा हुआ था? टोटल 11 प्रोविंसेस, 11 प्रांतों में बटा हुआ था। कहानी सुन लो, और देसी रियासतें भी थे, 600 से ज्यादा देसी रियासतें। तो ये क्या सबके सब मिलके भारत बन गया लास्ट में? तो भारत अलग अलग देसी रियासत में बटा था, 11 प्रांत में, और सब में से बहुत सारे नखरा कर रहे थे, हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हमारे बाप दादा अलग होने चाहिए, ये होने चाहिए, नोटंकी बतिया रहे थे। ठीक है, लेकिन उतने में ना 542 कहते हैं जिसको, 542 कहते हैं, 500 बेसी नहीं, 542 देसी रियासत जो थे ना, कितने भाई, 542 देसी रियासत जो थे ना, ठीक है, वो भारत में शामिल हो गए। अब क्या ये सब के सब खुद से शामिल हो गए? नहीं, इसमें भी हुआ लोचा। अब ये बट गया, 539 तो खुद से शामिल हो गए, ठीक है, कि चलो ठीक है हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, ओके, लेकिन उनमें से 3 अभी बच गए ना, 542 में 3 करोगे तो 3 अभी और बच गए, जिनको शामिल करने के लिए बहुत मशक्कत हुआ, सैन्य कार्रवाई की गई, ठीक है, और 3 जो है ना मतलब कह सकते हैं कार्रवाई की गई, जिसके ऊपर कार्रवाई से शामिल हुए। आप सुन रहे हो, अपनी भाषा में लिखना, कार्रवाई से शामिल हुए, खुद से ये शामिल हो गए थे, ठीक है। 539 ये आपके एग्जाम में नहीं होगा, 539 शामिल हुए, जो कार्रवाई करके शामिल हुए वो पूछा जाता है। इनमें से ये 3 चुट्टे कौन कौन थे भाई? ये जो नौटंकी कर रहे थे, एक तो था जूनागढ़, ये कहता था कि हम नहीं जाएंगे भारत में। सेकंड था हैदराबाद, आज भी इन्होंने नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं। थर्ड इज दैट जम्मू कश्मीर। ये तीनों को समझो, हम आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल्स अनुच्छेद सबके ऊपर जाएंगे, बट इतनी भी बेसब्री क्यों है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक जानकारी है, पढ़ो। ये तीनों में क्या हुआ, यहाँ पे जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया? यहाँ पे ना जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है, और पूछा गया। तो ये इन्होंने बहुत सारे, जनमत संग्रह का मतलब वोटिंग कराई गई, ठीक है, वोटिंग कराई गई। तो मतलब भारत में जो है ना आने के लिए पक्ष में इन्होंने वोट दिया बहुत सारे लोगों का, मतलब मैक्सिमम का था, ठीक है, भारत में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ हमारे पास आ गया। और व्हाट अबाउट हैदराबाद? यहाँ पे ना सैन्य कार्रवाई कराई गई। ये कैसे शामिल हुआ? सैन्य जो है ना कार्रवाई से शामिल हुए ये लोग इतने आसानी से नहीं आए। और उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके नेतृत्व में जो है ना ये हैदराबाद को शामिल किया गया, सीधे मार तोड़ शुरू किए, सब घुस गए, ठीक है। और फिर इनको लौह पुरुष कहा गया, जिसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और फिर जम्मू कश्मीर के बारे में क्या, तो देखो गाइस, जम्मू कश्मीर तो रिसेंट में देखा आपने कि कंप्लीटली भारत का एक राज्य बना, लेकिन इससे पहले कंप्लीट स्टेट नहीं था। इसको विलय पत्र के थ्रू जो है ना, ये विलय पत्र के थ्रू, अब इसके ऊपर मैं कहानी बताता हूँ। विलय पत्र क्या हुआ आखिर? विलय पत्र के थ्रू ना हस्ताक्षर करा के इसको भारत में शामिल कराया गया। किस तरीके से? देखो उस टाइम पाकिस्तान ने क्या किया ना, जम्मू कश्मीर उस टाइम तो देसी रियासत अलग तरीके से था, ठीक है, ये भारत से अलग थे एट द टाइम, कहते कि हम अपना अलग ही कुछ नौटंकी करेंगे, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो इनको अकेला पड़ा के वहां पे ना उस समय राजा हरि सिंह। अब पाकिस्तान ने सोचा ना तो इसके पास ढंग की सैनिक है ना कुछ है, और पाकिस्तान ठहरा भाई नाक में उंगली करने वाला देश, लाइक चाइना, तो उससे भी उसका भी बाप निकला, सबके नाक में उंगली करता है। पाकिस्तान भी बच्चा है लेकिन वो करता है। तो उन्होंने सोचा ना चलो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो लोग क्या करें, हमला किए। अब राजा हरि सिंह को मची चुल, ठीक है, क्यों हम हो गए भारत से गुल। तो अब उन्होंने भारत को यह संदेश दिया कि महाराज बचा लो हमें, वरना पाकिस्तानी लूट ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम मौके का फायदा उठा के हमने क्या किया भाई, ऑब्वियस चीज है, जम्मू कश्मीर शुरू से भारत का रहा है, अंग्रेजों की वजह से ये अलग हो रहा था, तो फिर ठीक है। और फिर भी ये नहीं कह सकते कि शुरू से था और अंग्रेज इसके रीजन थे। अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत अलग अलग पार्ट में बटा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो फिर हुआ था खंड भारत, फिर बाद में फिर टूट ही गया था, अलग अलग हो ही गया था, ठीक है। तो उस टाइम भी एक तरीके से अलग था, और भारत का ही था, कुल मिला के भारतवर्ष का ही धरती था ये, ओके। तो इसको भारत में लाने के लिए क्या किया गया, विलय पत्र, और राजा हरि सिंह ने कहा, समझौता किया भारत के साथ, और एक विलय पत्र, एक पत्र पे या फिर एक सिग्नेचर किया गया, हस्ताक्षर की गई कि ठीक है आज से कुछ लिमिटेशन के अंदर जम्मू कश्मीर जो होगा
वो भारत का हिस्सा होगा, लेकिन सारा संविधान भारत का जो है ना जम्मू कश्मीर के ऊपर फॉलो नहीं करेगी। रेस्ट जो है आपको पता भी है रिसेंट में मोदी जी ने क्या किया, और इसके बारे में जरा डिटेल में जानने की बारे में जरूरत है नहीं, ठीक है। जो जानते हो उसको छीलने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ में आ गया कि ये 3 जो है ना स्टेट किस तरीके से भारत में शामिल हुए। एक कहानी थी जिसको बतानी थी, आप सुन भी लियोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो एक चीज और मैं जो यहाँ पे आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, लाइक संविधान सभा का निर्माण के अंदर एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। जो जैसे कहते हैं ना कि चलो ठीक है संविधान सभा का गठन किया गया, फिर जुलाई में उसकी एक चुनाव कराई गई, सितंबर में उसका सरकार का गठन कराया गया, फिर दिसंबर में पहली बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, ये सभी चीजें के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं। अब इसको पढ़ने का मतलब ना गैर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग पढ़ना पड़ेगा, गैर मुस्लिम सदस्य और मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आता है। उसके बहुत सारे वो मेंबर्स थे, किसी को यूपीएससी वाले उतना जानते हैं, एसएससी वालों को नहीं रटाता है, और ना ही हमारे एसएसआर के अंदर तो आएगा नहीं, ना ही डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा आगे छोड़ के आगे निकलते हैं, क्योंकि पूरा मैं आपको एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम से वो करा रहा हूँ। तो मैं आपको देखो कुछ बैठक के बारे में बताता हूँ, जो संविधान की जो बैठक हुई ना उनके बारे में बताता हूँ। संविधान की बैठक, संविधान जब बन रहा था ना, संविधान सभा की बैठक, तो ये तो गलत है, संविधान सभा की जो बैठक हुई, ठीक है, संविधान सभा की बैठक कहो। संविधान सभा जब संविधान बना रहे थे सब मिलके, तब के बारे में कह रहे हैं। संविधान एक ही दिन में बैठ के थोड़े बन गया, मैंने बोला ना कि पूरा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा, तो उसमें बैठक भी हुई थी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, ठीक है, अपना अपना इन्होंने बैठक किया शुरू में, जिसमें से 3 बैठक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। जब पहला बैठक हुआ था ना, पहला लिख दो या फिर प्रथम बैठक कर दो, चलो प्रथम बैठक लिख देता हूँ। जब प्रथम बैठक हुई उनकी, ठीक है, बैठक इन द सेंस मीटिंग टाइप का जो हुआ, ये कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक चीज मैं शायद गलत लिख रहा, 9 दिसंबर, ठीक है, 11 को तो दूसरी हुई थी। अब ये दूसरी जो बैठक हुई थी ना, यहाँ पे लिखना सेकंड, दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। तीनों के बारे में बताऊंगा, रुको। क्यों इंपॉर्टेंट है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड जो बैठक हुई थी ना, थर्ड बैठक, ये कब हुई थी? तो इसका डेट जहां तक, ये भी 19 दिसंबर में ही हुआ था, दिसंबर 1946, 22 दिसंबर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 22 नहीं 13, ठीक है, मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ। थर्ड बैठक जो हुआ था ना, यहाँ पे डेट का कोई इशू नहीं है और इतना एग्जाम में आता नहीं है। जो 22 दिसंबर किस चीज का मैं आपको बताऊंगा। थर्ड बैठक जो हुआ 13 दिसंबर 1946 का हुआ। ये 3 चीजें लिखो यहाँ पे। मैंने डेट इसलिए पहले लिख दिया ना ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, 2 दिन का गैप था तीनों के अंदर, हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन तीनों में क्या क्या हुआ सुनो। इसका तो पहला बैठक के अंदर क्या हुआ था ना, एक टेम्पररी उन्होंने अध्यक्ष चुन लिया, अस्थायी अध्यक्ष चुना, अस्थायी अध्यक्ष चुना था उन्होंने। किसको चुना था ये पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। वो थे सचिदानंद सिन्हा को, ये चीज पूछता है, ठीक है। अब जब सेकंड बैठक हुआ था ना, सेकंड बैठक के अंदर उन्होंने एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हुई थी, हर पहलू पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीजें होंगी याद रखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो समझो। अब थर्ड बैठक में क्या हुआ मैं जब बताऊंगा, बट इन दोनों का पर एक डाउट क्लियर कर दूं। देखो ये देखो, जैसे मान लो ना, बताते हैं कोई कंपनी बना रहे हैं अभी, ठीक है, और कंपनी को चलाना है अगर, तो कंपनी के अंदर मान लो को समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको सीईओ बनाए, तो हम कहते हैं भाई तूने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, भले तेरे पास अभी क्या है ना कि टाइम है चाहे नहीं है, लिमिट टाइम के लिए आप इसका ना सीईओ बन जाओ, बाद में मेरे को वर्क के अकॉर्डिंग लगा कि कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो उसको हम परमानेंट बना देंगे। फिलहाल कंपनी को एटलीस्ट चल सके तब तक के लिए आप सीईओ बन जाओ। मतलब वही है कि संविधान सभा को चलाना था, अब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अध्यक्ष बनाए तो बनाए किसको, तो सचिदानंद सिन्हा को पकड़ा गया कि आगे अभी फिलहाल के लिए आप बन जाओ, बाद में देखा जाएगा किसको परमानेंट बनाना है। प्रथम बैठक के अंदर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। जब दूसरा बैठक हुआ तब तक वो डिसाइड कर चुके थे 2 दिन के अंदर, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया हाँ अब जो आप जो है ना परमानेंट अध्यक्ष बन के बैठिए, संविधान जब तक बन नहीं जाता है, ठीक है। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। अब सवाल इस तरीके से पूछेगा ना, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि करे तो क्या करे, सच्चिदानंद सिन्हा करे कि राजेंद्र प्रसाद। सुनो, जब भी सिर्फ ये सवाल पूछे ना कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद। बिकॉज आपके ऑप्शन में ये ना लिखा रहे ना अस्थाई, टेम्पररी या परमानेंट, अगर ये वर्ड ना रहे तो आपको राजेंद्र प्रसाद करना होगा। बिकॉज अध्यक्ष के तौर पे मेन अध्यक्ष तो वही थे ना। सच्चिदानंद सिन्हा को तो परमानेंट नहीं रखा, टेम्पररी रखा गया था, तो उनको हम लोग अध्यक्ष नहीं मानते हैं। जब सवाल में खोल के पूछ देना कि बताओ संविधान सभा के टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा। अगर या फिर पूछ दे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद खुल के आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्रथम कह के टेम्पररी या फिर परमानेंट ना दे वर्ड, तो आपको राजेंद्र प्रसाद करना है। तो ये चीज माइंड में बैठा लो, बिकॉज एक्चुअली तो थे वही, ये तो बस ऐसे ही कोई मतलब कैजुअली बैठा दिया गया था, ठीक है, आप बैठो, ठीक है। तो ये चीज समझना, और बहुत वीवीआई चीज है। अगर ये दोनों वर्ड हटा के खाली सवाल पूछे कि प्रथम अध्यक्ष, तो आपका आंसर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा होना चाहिए। सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, सिन्हा नहीं, राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको समझा दी। अब थर्ड के अंदर क्या हुआ था भाई, थर्ड के अंदर क्या हुआ था ना कि थर्ड के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव किया, ठीक है। थर्ड के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किया था नेहरू जी ने। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब उसको पारित कब किया गया, लाइक मान लेते हैं ना पारित कब किया गया, तो ये चीज था आपका 22 दिसंबर 1946। वही डेट मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो हुआ था 22 दिसंबर 1946 को, तो वही हुआ था आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव जो हुआ था ना, वो पारित हुआ था 22 दिसंबर 1946 में। तो ये सभी चीजें थोड़ी सी मेन जो फैक्ट थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बाद में संविधान सभा का जो मेंबरशिप घट गया बढ़ गया, उतना कुछ मतलब नहीं है भाई, रहन दो, ठीक है। अब देखो कुछ समितियां बनाई गई संविधान सभा की, जो है कुछ समितियां, यही बेसिक सी चीज बताऊंगा आज। तो पार्ट 1 से कल से स्टार्ट करेंगे, फिलहाल यही समझो। संविधान सभा की जो है ना, संविधान सभा के अंतर्गत समितियां जान लो, समितियां क्या क्या बनाई गई थी भाई। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, याद भी देखना बैठे बैठे हो जाएगा, अभी की अभी याद होगा, ठीक है। अभी के बाद मैं बोलता हूँ ना कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी माइंड में लेके जाने वाले हो आप। पहला देखो समिति कौन सा था भाई, संघ, थोड़ी सी कलर चेंज कर ले क्या हम, अदरवाइज सब रेड रेड दिखेगा, ये कुछ डिफरेंट दिखाते हैं इसको टाइटल के अलावा। पहला मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मेरी आदत है मान लेते हैं बोलने का, संघ संविधान समिति, ठीक है। ये तो ये कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से लिखने के लिए स्वतंत्र हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, सेकेंड था हमारा क्या यहाँ पे, संघ शासित समिति, ठीक है। याद रखना उद्देशिका प्रस्ताव किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, ओके, ये चीज याद रहे। एंड थर्ड में अगर आपसे कहूं, लाइन से ही चलते हैं हम लोग, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। संघ हो गया, प्रांत के बारे में जानते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। प्रांतीय के बारे में जब भी पूछे, देखो संघ से रिलेटेड समिति रहेगा जवाहरलाल नेहरू, प्रांत से रिलेटेड पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करना, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ओके। चाहे वो प्रांतीय संविधान समिति हो, ठीक है, ये फोर्थ है, ये थर्ड था, मैं इसको ठीक से लिख दूं फोर्थ, ठीक है। कुछ समितियां बनी थी जहां पूछ देता है ना कि बताओ इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है, संविधान संघ समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और प्रांतीय समिति हो गया आपका, फिर प्रांतीय शक्ति समिति थी एक, ओके। प्रांतीय शक्ति समिति जो थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ओके। ये सभी चीजें आपको याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा, मैं याद करा दूंगा आपको। संचालन जो है ना, संचालन और नियम
समिति। ठीक है, एंड सब लाइन से लिख दूं या फिर नाम साथ में लिखते चलूं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दूं? ठीक है, चलो। और एक और थे 6 नंबर पे, ये थे एडोहक झंडा समिति। ठीक है, ये थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड 7 नंबर पे हो जाएगा हमारा झंडा समिति। ठीक है, साफ साफ लिख दूं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा झंडा समिति लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है झंडा समिति। तो झंडा समिति के बारे में पूछ लेगा तो ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ओके, 7 हो गया, एक और 8। 8 नंबर का जान लो, प्रारूप समिति, जो कि बहुत बार पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अपने प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ओके, तो ये सभी चीजों को समझो। अब हम यहाँ पे याद करते हैं कैसे। मैंने लिख दिया, देखो संघ से रिलेटेड पूछेगा। संघ में क्या है? प्रधानमंत्री क्या है? संघ में थे, केंद्र में थे प्रथम प्रधानमंत्री, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघ से रिलेटेड थे वही, तो उनको बना दिया गया संघ समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से याद आ गया। संघ शासित कहे, संघ समिति कहे, या फिर संघ संविधान कहे। संघ से रिलेटेड जो भी कहे, जवाहरलाल नेहरू। आंख बंद करके सुनो, संघ से कहेगा तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत, इनको क्या दिया गया? गृह मंत्रालय दिया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। तो प्रांत से रिलेटेड जो भी चीज पूछे कि प्रांतों में क्या चल रहा है महाराज, तो प्रांत में वल्लभ भाई पटेल चल रहे हैं। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति या फिर प्रांतीय शक्ति समिति पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांत से रिलेटेड पूछेगा तो किसका आंसर करोगे? रटना नहीं है, खाली ऐसे ही। संघ से रिलेटेड समिति होगी नेहरू जी, प्रांत से रिलेटेड समिति होगी वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, अब राजेंद्र प्रसाद को 2 दिया गया, संचालन और नियमन समिति, एडोहक झंडा समिति। अब देखो एक चीज और है, कंफ्यूज करेगा आपको। एक झंडा समिति अलग है और एक एडोहक झंडा समिति अलग है। तो झंडा समिति कहेगा तो आपको जेबी कृपलानी कहना है। संचालन नियम और एडोहक झंडा कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर 2, संचालन नियम और एडोहक झंडा समिति। अब कैसे याद होगा? जब ये संविधान, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, जब ये संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने तो पूरे मतलब किस तरीके से संविधान सभा का संचालन करना है, तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर आ गया। तो इस तरीके से याद कर लो कि संचालन तो वही कर रहे थे ना अध्यक्ष बन के, तो संचालन और नियमन समिति किसको मिल गई? राजेंद्र प्रसाद को। और साथ में एडोहक वाला भी किसको मिला था? ध्यान से सुनना, एडोहक वाला भी किसको मिला था? राजेंद्र प्रसाद को। और खाली झंडा पूछेगा तो जेबी कृपलानी को, ऑप्शन से दिख जाएगा। और प्रारूप समिति कहेगा तो भीमराव अंबेडकर। तो प्यारे से हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रारूप समिति, तो आपको सारे रट जाने हैं। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे अभी के अभी याद हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्ट से पहले एक टॉपिक जानते हैं। ठीक है, ये क्या होगा ना, BN राव के बारे में जानो। BN रॉय कौन थे? BN रॉय, ठीक है, ये संविधान सभा के ना प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, कि संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक क्या थे भाई? सलाहकार थे। ये चीज है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखोगे। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी संविधान किसकी थी? ठीक है, लार्जेस्ट संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लिखना चाहते हो लिखो। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, लिखते जाओ। मैं हिंदी लिखते जाता हूँ, बिकॉज हिंदी मीडियम लोग ज्यादा दिक्कत होता है, इंग्लिश पढ़ा देंगे कुछ समझ में नहीं आता, और इंग्लिश वाले को मैं बोल दे रहा हूँ तो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहो, लिखित हो चाहे लिखित जो भी कहो, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? किसका भाई? प्यारा सा भारत का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल थे? 395। तो ये चीज आपको याद रखेगा। दोनों चीजों को लिख देता हूं, किस तरीके से लिखूं। प्रारंभ में कितने थे?
सही से लिखते हैं प्रारंभ। प्रारंभ में टोटल 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, ठीक है। और नाउ अभी कितने हैं भाई, वर्तमान में 448 है, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। वर्तमान में कितने हैं, 448 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं अभी टोटल। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। ओके गाइज, दुनिया का अलिखित संविधान किसको माना जाता है? अलिखित संविधान किसको माना जाता है? कुछ क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर लेता हूं, फिर मैं उसका आंसर कराऊंगा। सबसे छोटा संविधान तो मैंने बताया नहीं। सबसे छोटा संविधान किसका है, ठीक है। और प्रथम संविधान भी कह सकते हैं। प्रथम संविधान किसका था? तो ये सभी चीजों को बारे में, सबसे प्रथम संविधान में था यूएसए का, ठीक है। सबसे छोटा संविधान में किसका है भाई, यूएसए का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 7 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। और अलिखित संविधान इंग्लैंड का। तो ये सभी चीजों को जाना, ठीक है। चलो, बेसिक फैक्ट जो थे मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ेंगे और अगले पार्ट में और जानेंगे सोर्सेज क्या थे, हमने कहाँ कहाँ से संविधान से कौन कौन सी चीजों को लेकर बनाया है, ठीक है। कल वाले पार्ट में जानेंगे। और ये क्लास आपको कंटिन्यू अब मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको हर जगह दिख रहा होगा। टेलीग्राम पे देखो नीचे यहाँ पे है ना, जहाँ पे कर्सर चल रहा है, टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z आपको मिल जाएगा। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, अभी मॉक टेस्ट की प्राइस डाउन है। 150 वाली चीज 130 रुपए मिल रही है। नेवी एमआर के अंदर फटाक से आपको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में A2Z स्टडी ऐप है, एनरोल हो जाओ, ठीक है। टेस्ट जब लगाना होगा लगाते रहना, एनरोल हो जाओ, कम से कम प्राइस में आपको मॉक टेस्ट 15 मिल जाए, ठीक है। और बाकी गाइस अगर फुल बैच लेते हो तो मॉक टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।